नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आज के पॉडकास्ट में एक खूनी रूहानी खेल की बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी। महाराष्ट्र में एक गांव है कर्ज गांव। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि यह कहां पर है, बट उस गांव में दशहरे के अवसर पर एक बहुत ही खूनी खेल होता था। अब वह कोई ऐसा वैसा गेम नहीं था, बल्कि वह आत्माओं का गेम था। उस खेल में आत्माएं भाग लिया करती थी, फिर शुरू होती थी। आत्माओं और इंसानों के बीच खून की होली। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि उस खेल के बारे में उस गांव के बाहर किसी को भी पता नहीं था। पूरे गांव वाले उस खेल के बारे में सब कुछ छुपा कर रखते थे, और उस खूनी खेल को करवाने के पीछे उन्हीं गांव वालों के एक बहुत बड़ी गलती थी, जो उन्हें आज तक भुगतनी पड़ रही थी। तो उसी गांव के रहने वाले एक शख्स थे जिसका नाम है वासु। वैसे तो वासु बम्बई में रहता है, लेकिन उसका पैतृक गांव कर्ज गांव ही है, जहां पर उसके दादा दादी रहा करते थे और उसके पिता ने जन्म लिया था। अब उसके दादा दादी तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कभी कभार वहां पर जाया करता था। तो इस बार जब वह दशहरे के मौके पर वहां गया, तब उसके सामने यह भयानक सच्चाई आई, और उन्होंने ही अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। हालांकि उन्होंने मुझे एकदम आसान तरीके से पूरा मसला बताया, लेकिन उसको मैंने अच्छे प्रकार से नरेट करने की कोशिश की है, ताकि आपको स्टोरी का पूरा मज़ा मिल सके। तो शुरू करें। उससे पहले जो भी नए साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रिश्ते को मजबूत करें। और जो भी साथी स्टोरी सुन रहे हैं, वह अपना प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर हर ओर भागती दौड़ती भीड़ थी। शहर की भीड़भाड़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वासु पूरी तरह से डूब चुका था। वासु एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर में दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर इन भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक ऐसा पहलू भी था जिसे वह कभी भूला नहीं था। कर्ज गांव, वह गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी दादी दादा ने उसे पाला था। हालांकि अब उस गांव में उसके दादा दादी नहीं हैं, उनकी काफ़ी पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वासु उस गांव के बुज़ुर्ग व्यक्ति में अपने दादा दादी को देखता था। यही वजह थी जो वासु अपने दादा दादी की मृत्यु के बाद भी अक्सर गांव जाया करता था। उस गांव में एक कमला नाम की औरत थी। वासु और उसके माता पिता जब भी गांव जाते थे, कमला दादी के घर ही रुकते थे। वासु की ज़िंदगी अब शहर की रफ्तार में बह चुकी थी, लेकिन कर्ज गांव की यादें उसके दिल के एक कोने में हमेशा ज़िंदा थीं। वासु की मंगेतर समाला और उसके बचपन के दोस्त भूषण, जो एक अनाथ था, इस व्यस्त जीवन का हिस्सा बन चुके थे। भूषण तो वासु को अपना सगा भाई मानता था। माला एक चुलबुली और आधुनिक लड़की अपनी शादी की तैयारियों में लगी थी। वासु और माला की शादी तय हो चुकी थी और अब सिर्फ अंतिम तैयारियां बाकी थी। एक दिन वासु, माला और भूषण एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वासु फ़ोन में व्यस्त था। माला ने एक हल्की झुंझला के साथ पूछा, वासु, क्या तुमने मेरी बात सुनी? वासु ने अचानक ध्यान दिया। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। शादी की लिस्ट की बात कर रही हो ना? माला की आंखों में शरारती मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें तो बस कंप्यूटर और फ़ोन से प्यार है, मुझसे नहीं। वासु ने हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं है माला, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। इसी बीच वासु का फ़ोन बजने लगा। यह फ़ोन उसकी कमला दादी का था, जो कर्ज गांव में अकेली रहती थी। वासु ने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से दादी की चिंतित आवाज़ आई, वासु बेटा, इस बार दशहरे पर गांव आना ज़रूरी है। वासु चौंक कर बोला, दादी, लेकिन दशहरे पर तो मुझे 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। दादी बोली, वह सब मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैं त्यौहार में हर बार अकेली रह जाती हूँ। इस बार तुम आ जाना, चाहे अकेले ही आना। हर साल दशहरे पर हमारे गांव में बहुत बहुत बड़ी पूजा होती है, मेला लगता है, इसीलिए इस बार तुम पूजा में शामिल होना। और हर साल दशहरे पर एक खेल होता है, फूट पाँव का खेल, उसमें तुम्हें शामिल होना है। वासु कमला को अपनी सगी दादी की तरह मानता था, इसीलिए वह ना नहीं कर पाया। वह बोला, ठीक है दादी, मैं ज़रूर आऊँगा। माला ने पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही थी? वासु ने कहा, वो कह रही थी कि दशहरे पर गांव आना ज़रूरी है, कुछ खेल है, फूटे पाँव का खेल, कह रही हैं कि इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। माला और भूषण दोनों हंस पड़े। भूषण बोला, क्या गांव का खेल? ये तो मज़ेदार है, चलो गांव चलते हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे और खेल खेलेंगे। तुम दोनों की शादी के पहले गांव की सैर भी हो जाएगी। माला ने भी हामी भर दी। हाँ चलो ना, मुझे वैसे भी गांव देखने का बहुत मन है, और तुमसे शादी करने से पहले तुम्हारे दादी का आशीर्वाद भी लेना है। वासु भी राज़ी हो गया, क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसके 2 दोस्त थे। 2 दिन बाद वासु, माला और भूषण ने मुंबई से कर्ज गांव के लिए ट्रेन पकड़ी।
ट्रेन का सफ़र लंबा था, लेकिन रास्ते में माला और भूषण की हल्की फुल्की बातें सफ़र को आसान बना रही थीं। माला ने गांव को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा, तो वासु, तुम्हारा गांव कैसा है? वहाँ बिजली भी होगी ना? भूषण ने भी तुरंत तंज कसा, और अगर होगी भी तो दिन में 2 घंटे के लिए, वह भी चिरागों के साथ। वासु ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन गांव की शांति का भी एक अलग ही मज़ा होता है। गांव का स्टेशन पास आते ही नज़ारे बदलने लगे। मुंबई की चहल पहल और भीड़भाड़ की जगह अब हरे भरे खेतों, दूर तक फैली पहाड़ियाँ और छोटे छोटे घरों ने ले ली थी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, वासु की आंखों में एक अलग सी च आ गई। यह वही जगह थी जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। वासु ने माला और भूषण की ओर हंसते हुए कहा, वेलकम टू कर्जगांव। ट्रेन से उतरकर यह लोग एक ऑटो रिक्शा करके अपने गांव पहुंचे। गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव की पुरानी धूसरित गलियों और घरों के बीच से गुजरते हुए वासु की दादी का घर आया। दादी, जो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, दरवाजे पर खड़ी मिल गई। दादी ने वासु को गले लगाते हुए कहा, आओ बेटा आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। उनकी आंखों में वासु को देखकर खुशी भी थी और एक अजीब सी चिंता भी। माला ने दादी को प्रणाम किया। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटी। नाश्ता पानी करने के बाद माला ने गांव के बारे में बात करनी शुरू की और दादी भी कुछ हल्के फुल्के किस्से सुनाने लगी। लेकिन जैसे ही फूटे पांव का खेल का जिक्र आया, दादी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दादी ने एक गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, तुम नहीं जानते हो, यह खेल सिर्फ खेल नहीं है, यह हमारी परंपरा है और इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। वासु ने उत्सुकता से पूछा, दादी, यह खेल आखिर है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है? दादी बोली, यह खेल राजा के ज़माने से चला आ रहा है। पुराने समय में हमारे गांव के राजा ने इस खेल को शुरू किया था। कहा जाता है कि उस समय गांव की समृद्धि के लिए यह खेल खेला जाता था। माला और भूषण अब हंस नहीं रहे थे। दोनों दादी की बातें सुनकर गंभीर हो गए थे। वासु ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने इसे महज एक पुरानी मान्यता मानते हुए दादी से कहा, यह सब पुरानी बातें हैं दादी, अब वह समय कहाँ रहा? दादी ने वासु की आंखों में झांकते हुए कहा, पुरानी बातें कभी ख़त्म नहीं होती बेटा। अगले दिन वासु, माला और भूषण गांव में घूमने निकले। गांव के पुराने लोग उनके आने से खुश थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। लोग फूटे पांव के खेल के बारे में बात करने से बचते थे। वासु ने गांव के बुजुर्गों से खेल के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सभी बात को टाल देते थे। माला ने वासु से कहा, तुम्हारे गांव के लोग बहुत अजीब हैं, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? वासु ने मजाक करते हुए कहा, शायद इसलिए कि यहाँ सब शहर के शोर शराबे से दूर हैं। वे तीनों गांव की गलियों में घूम रहे थे, तभी अचानक वासु ने देखा कि कुछ घरों के दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए हैं। वह निशान ध्यान से देखने पर किसी मंत्र या तांत्रिक चिन्ह जैसा लग रहे थे। उस समय उन तीनों ने उन्हें गांव का अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। गांव घूमकर सब लोग शाम को वापस घर पहुंचे। खाना वगैरह खाने के बाद वे लोग सोने चले गए। वाह और भूषण एक कमरे में सो रहे थे और माला दादी के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। वासु की अभी आंखें लगी थी कि उसे किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज़ आने लगी। वासु की नींद खुल गई। उसने कमरे से बाहर जाकर देखना चाहा, फिर उसे ऐसा लगा जैसे यह आवाज़ आंगन से आ रही है। वह आंगन में गया, फिर उसे लगा कि घर के बाहर से यह आवाज़ आ रही है। वासु घर के बाहर भी गया। उसे वह आवाज़ लगातार आ रही थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वासु उस आवाज़ के पीछे पीछे एक खंडहर तक पहुंच गया। वासु को खंडहर के अंदर किसी लड़की की परछाई दिख रही थी। वह अंदर जाने ही वाला था कि तभी वासु के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वासु ने पीछे पलट कर देखा तो गांव के ही एक काका राम प्रसाद थे। वासु उन्हें अच्छी तरह जानता था। वह बोले, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वासु ने कहा, मुझे इस खंडहर के अंदर कुछ नज़र आया है। काका बोले, इस समय रात में बाहर निकलना सही नहीं है, चलो घर वापस जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। वासु कुछ नहीं बोला। इसके बाद काका ज़बरदस्ती वासु का हाथ पकड़कर उसके घर छोड़ आए। वासु भी अपने कमरे में जाकर सो गया। वासु ने यह बात अगले दिन माला और भूषण को बताई। उन दोनों ने इस बात पर इतना गौर ही नहीं किया। अगले दिन गांव में दश की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ थोड़ी हलचल थी, लेकिन उत्साह से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई थीं।
वासु ने महसूस किया कि गांव का यह माहौल आम त्योहारों से बिल्कुल अलग है। तीनों दोस्त एक बार फिर गांव में घूमने के लिए निकले। वे लोग नाना रूपलाल के पास पहुंचे। वे गांव के मुखिया थे जो खेल के आयोजन की देखरेख कर रहे थे। नाना काफ़ी बूढ़े थे और गांव की परंपराओं को लेकर बेहद सख्त थे। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन चेहरे पर अब भी रुआब झलकता था। वासु ने नाना से पूछा, नाना ये खेल आखिर क्या है? दादी ने कुछ बताया तो था, यह कैसी परंपरा है? नाना ने वासु को ध्यान से देखा और फिर एक लंबी सांस ली और वह बोले, वासु बेटा, इस खेल के बारे में जितना तुम जानोगे उतना ही उलझते जाओगे। ये खेल कोई साधारण खेल नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा है। वासु ने एक बार फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन नाना ने सीधे जवाब देने से बचते हुए खेल की तैयारियों के बारे में बात शुरू कर दी। फिर वहाँ से वासु और उसके दोस्त गांव में दशहरे की तैयारियां देखने बाहर निकले। वासु और उसके दोस्तों ने गांव के एक युवा लड़के से खेल में भाग लेने के बारे में पूछा तो उसने डरते हुए जवाब दिया, भैया हम तो इस खेल में हिस्सा नहीं लेते, ये खेल सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है, हम गांव वालों का इससे कोई लेना देना नहीं। वासु ने उसकी बात को थोड़ा गहराई से गौर करने लगा और महसूस किया कि इस खेल में कुछ बड़ा रहस्य ज़रूर छिपा हुआ है। बाहरी लोग क्या मतलब है इसका? उसने अन्य लड़कों से पूछा, लेकिन वे लड़के वासु की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से भाग लिए। वासु सोचने लगा कि गांव के लोग इस खेल से खुद को अलग क्यों रखते हैं। गांव के एक बड़े मैदान में रावण का पुतला सजा जा रहा था। चारों ओर रंग बिरंगी संगीत झंडियाँ तैयार की जा रही थी। पूरा मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो दशराइट घर में ले जाता है, जहाँ रात उसने किसी लड़की को देखा था। वहाँ पहुंचकर भूषण कहता है, यह कहाँ ले आया? यह तो वीरान है। वासु कहता है, मुझे यह जगह रहस्यमय लगती है। मैंने रात यहाँ एक लड़की को देखा था। माला पूछती है, तुम रात यहाँ क्या करने आए थे? वासु कहता है, रात मुझे किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज़ आ रही थी। वासु उस खंडहर के अंदर जाने लगता है। गांव से अलग वह खंड घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत डरावना था। वासु को अंदर जाता देख भूषण और माला भी उसके पीछे जाते हैं। जगह जगह ईंट पत्थर पड़े हुए थे, कहीं कहीं कूड़ा करकट भी था। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचते हैं, इन्हें बहुत अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। थोड़ा अंदर जाने पर इन्हें एक कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है जो बहुत बुरी तरह सड़ रहा था। उसके शरीर पर कीड़े थे। उसे देखकर माला को उल्टी होने लगती है। माला की हालत ख़राब होती देख वासु और भूषण वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी वासु को ऐसा एहसास होता है कि एक स्तंभ के पीछे से कोई इन्हें देख रहा है, लेकिन जैसे ही वासु नज़र उठाकर देखता है उसे कोई नज़र नहीं आता। वह भूषण से कहता है, भूषण तू माला को लेकर बाहर चल। मैं अभी आता हूँ। भूषण माला के साथ बाहर आ जाता है और वासु उस स्तंभ के पीछे जाकर देखने की कोशिश करता है कि वहाँ आखिर कौन था। वहाँ एक कमरा था। जब वह उस कमरे में प्रवेश करता है तो उसे चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आती है। वासु आवाज़ लगाता है, कौन है यहाँ? लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, केवल चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आती है। वासु इधर उधर देखता है, तभी उसे भूषण आवाज़ लगाता है, अरे वासु जल्दी आ, दादी आई है। वासु जल्दी जल्दी बाहर जाता है तो देखता है दादी गुस्से में खड़ी है। वह कहती है, वासु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वासु हकला हुए कुछ कहता, इससे पहले ही दादी कहती हैं, चलो वापस घर चलो। वासु और उसके दोस्त घर आ जाते हैं। सभी दोपहर का खाना खाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। फिर वासु कहता है, दादी मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, मैं रामप्रसाद काका से मिलकर आता हूँ। उनसे मिले हुए भी समय हो गया। दादी कहती हैं, रामप्रसाद को मरे हुए तो 8 महीने हो चुके हैं। अब उनके घर में केवल उनका बेटा बहू ही है। ये सुनकर वासु हैरान रह जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने रात ही को रामप्रसाद काका को देखा था। वह हैरानी से कहता है, यह आप क्या बात कर रही हैं दादी? मैंने तो काका को कल रात देखा था। दादी हंसते हुए कहती हैं, सपने में देखा होगा, उसे मरे हुए 8 महीने हो चुके हैं। फालिस हो गया था। उसे वासु सोच में पड़ जाता है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वह अपने शक को दूर करने के लिए राम प्रसाद के घर जाता है। वहाँ देखता है तो सच में काका की तस्वीर पर एक माला पड़ी थी। वासु उनके बहू बेटा से भी काका के बारे में पूछता है तो वह भी यही बताते हैं कि 8 महीने पहले उनका देहांत हो चुका है। वासु सोचता है, क्या मैंने किसी भूत को देखा था? वासु वापस अपनी दादी के घर जाता है। वह भूषण और माला को यह बात बताता है। भूषण इस बात पर हंसने लगता है और कहता है,
उस खंडहर को देखकर तुझे भूत याद आ गया। कल तू कह रहा था तूने वहाँ किसी लड़की को देखा, अब तू कह रहा है कि तूने एक मरे हुए आदमी को देखा। वासु कहता है, अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो है जो यहाँ के लोग बताना नहीं चाह रहे। तभी माला कहती है, ऐसा क्या हो सकता है जो यहाँ के लोग छुपाए? तुम्हारी दादी, तुम अपनी दादी से क्यों नहीं पूछते? वासु कहता है, उनसे क्या पूछूं, वह भी पहेलियों में बात करती हैं। बस जल्दी से यह दशहरा निपटे और मैं अपने घर जाऊं। इस बार मुझे यहाँ कुछ मनहूसियत सी लग रही है। इस बार यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा, जैसे हर बार लगता है। वासु अपनी दादी के घर के बाहर बने चबूतरे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी वह देखता है कि गांव में बाहर से कुछ लोग आए हैं। शायद वह गांव के ही किसी दूसरे व्यक्ति के रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदारों के चेहरे पर तो खुशी थी, लेकिन गांव के जो लोग थे उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। वासु इन सब बातों को नोट कर रहा था। वासु अधिकतर गांव की भीड़ में जाने की कोशिश करता था ताकि वह इस गांव के रहस्य को जान सके, उस खेल के रहस्य को जान सके जिसके लिए उसकी दादी ने उसे यहाँ बुलाया है, लेकिन हमेशा उसे नाकामयाबी ही मिलती। उस रात वासु अपने कमरे में सो रहा था। उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। एकदम उसकी नींद टूटी और वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि एक लड़की लंगड़ा हुए भाग रही है और रो रही है। वासु को समझ नहीं आया कि वह भाग क्यों रही है। वह उसके लिए चिंतित हुआ और घर से बाहर आया। जब वह घर के पीछे की तरफ गया तो उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। जैसे ही वासु वापस आने के लिए पीछे पलटा, उसके सामने एक भयानक चेहरा लिए एक लड़की खड़ी थी और हंस रही थी। उसके दांत पूरी तरह से काले थे, आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। वासु उसे देखकर चीखा और ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। वासु की आवाज़ सुनते ही कमला की आंख खुली। उसने वासु को आवाज़ लगाई, लेकिन वासु का कोई उत्तर नहीं आया। वह घर में इधर उधर वासु को ढूंढने लगी। फिर उन्होंने भूषण को उठाया और पूछा कि वासु कहाँ है। भूषण तो गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। कमला दादी कहती हैं, मुझे अभी वासु के चीखने की आवाज़ आई थी, चलो उसे चलकर ढूंढते हैं। वासु को ढूंढते ढूंढते जब वे लोग घर के पीछे पहुंचते हैं तो उन्हें वासु बेहोश मिलता है। भूषण वासु को घर ले आता है। जब वासु को होश आता है तो वासु के चेहरे पर खौफ नज़र आ रहा था। कमला एक बार फिर वासु को डांट है कि तुम रात में बाहर क्या करने गए थे। वासु शांत था, वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह उस लड़की के बारे में बताया तो कमला दादी उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देंगी, इसलिए वह बात को टाल देता है। उनके गांव में दशहरे का मेला 3 दिन लगने वाला था। आखिरी दिन दशहरे का दिन था। उसी दिन इस खेल का भी अंत होता और रावण का दहन भी होता। वासु भी कब से इसी चाहत में था कि यह खेल शुरू हो और वह इस खेल के बारे में जान सके। अंत में वह दिन आता है। सुबह से ही गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। माला भी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती है और अच्छे से तैयार होती है। खेल शुरू होने से पहले गांव के ही मंदिर में एक आरती का आयोजन होता है। सभी लोग उस आरती में शामिल थे, लेकिन किसी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग भक्ति में लीन हैं। सबके चेहरे पर डर था। गांव की भीड़ में वासु की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो मंदिर के बाहर भीड़ से अलग खड़ी थी। वासु उस चेहरे को गौर से देखता है, तब उसे एहसास हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसे कल रात देखा था। अब उसकी लड़की का चेहरा सामान्य था। वासु भीड़ से निकलता हुआ उस लड़की के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। इधर माला और भूषण वासु को देखते हैं तो वासु वहाँ नहीं था। भूषण कहता है, अब ये वासु कहाँ चला गया? माला कहती है, पता नहीं, अभी तो यही था। भूषण गुस्से में कहता है, अरे यार, यह पता नहीं इस गांव में आकर इधर उधर अकेले टहलने क्यों निकल जाता है। वासु को वह लड़की नहीं मिलती, इसलिए वह वापस माला और भूषण के पास आ जाता है। भूषण कहता है, अरे तू कहाँ चला गया था? कुछ ही देर में खेल शुरू होने वाला है। वासु कहता है, हाँ, बस मुझे कुछ याद आ गया था। वासु इतना ही कहता है कि आरती ख़त्म हो जाती है और गांव के मुखिया खेल शुरू करने के लिए कहते हैं। खेल के नाम पर सबके चेहरे पीले पड़ने लग जाते हैं, सबकी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। वासु को कुछ तो रहस्यमय लग रहा था, लेकिन माला और भूषण खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वासु को चिंता में देख भूषण कहता है, क्या यार, तूने इतना बुरा मुंह क्यों बना रखा है? क्या तुझे खेल में हिस्सा नहीं लेना? वासु कहता है, खेल में तो मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा।
आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि यह खेल है कैसा। गांव के मुखिया आदेश देते हैं कि सभी लोग सड़क के किनारे हट जाएं और बीच में दौड़ के लिए रास्ता छोड़ दें। यह सुनते ही सभी लोग सड़क के किनारे किनारे हट जाते हैं और बीच में रास्ता छोड़ देते हैं। इसके बाद मुखिया गांव वालों को आदेश देते हैं कि दौड़ में भाग लेने के लिए लोगों को आगे किया जाए। तो कमला दादी कहती हैं, जाओ वासु, तुम अपने दोस्तों को लेकर सड़क पर उतरो। वासु और उसके दोस्त आगे चले जाते हैं, लेकिन गांव से कोई दूसरा आदमी सड़क पर नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों के रिश्तेदार जो बाहर से आए थे वे सड़क पर आते हैं। वे कुल 3 लोग थे। उनके आते ही गांव के मुखिया कहते हैं, इस दौड़ में आपको सामान्य तौर पर भगाना है। गांव के बाहर एक झील है, आपको वहां तक जाना है। जो भी वहां पहले पहुंचेगा वह आज का विजेता होगा। सबसे आखिरी में पहुंचने वाला इस खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के अन्य लोग कल की दौड़ में हिस्सा लेंगे और कल की दौड़ आज की दौड़ से अलग होगी। वासु शक करते हुए अपनी दादी से पूछता है, दादी क्या गांव का कोई भी आदमी इस दौड़ में भाग नहीं लेगा? दादी वासु का कोई उत्तर नहीं देती और तभी दौड़ शुरू हो जाती है। वासु भागकर दौड़ में शामिल हो जाता है। वासु जब भाग रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस दौड़ में कुछ चुनिंदा लोग नहीं भाग रहे बल्कि एक भीड़ भाग रही है। उसे अपने आसपास कई लोगों के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे वह किसी से टकरा गया है। ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि हर 4-5 कदम के बाद हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या हमारे साथ कोई और भी है। वासु 1 मिनट के लिए रुका और अदृश्य लोगों का अनुभव करने लगा। जब उसने अपनी आंखें बंद की तब उसे अच्छी तरह महसूस हो गया कि सच में यहाँ और भी कोई भाग रहा है। जिस समय वह खड़ा था उसके आसपास कोई नहीं था, फिर भी उसके कानों में लोगों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आखिर वह आवाज़ से किसकी थी? वासु जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सभी लोग आगे निकल चुके हैं। तभी उसकी नज़र कमला दादी पर पड़ है, जो उसे रहस्यमय तरीके से देख रही थी और बार बार कह रही थी, वासु रुक क्यों गए? भागो, नहीं तो हार जाओगे। भागो वासु, भागो। वासु ने देखा कि बाकी लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। अब उसने इन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और तेज़ स्पीड से भागता हुआ रेस को पार करने में लग गया। अंत में उसने रेस पूरी भी कर ली। सबसे आखिर में गांव के एक अन्य व्यक्ति का रिश्तेदार दौड़ पूरी नहीं कर पाया, जिस वजह से वह दौड़ से बाहर हो गया। जैसे ही दौड़ पूरी हुई सभी के चेहरे थोड़े खिल से गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चिंता से मुक्त हुए थे। हालांकि पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उनके चेहरे पर डर अभी भी था। तेज़ दौड़ने की वजह से वासु काफ़ी थक चुका था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी दादी ने उसे पानी पिलाया। वासु एक पत्थर पर बैठकर सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे राम प्रसाद काका दिखाई दिए, जो सामने दूर एक पेड़ के नीचे खड़े थे और वासु को ही देख रहे थे। वासु की नज़र जब उन पर गई तो वह जल्दी से उठा और उस तरफ जाने लगा। तभी कमला दादी ने आवाज़ लगा दी, कहाँ जा रहे हो? वासु ने पीछे पलटकर कहा, बस यहीं तक अभी आता हूँ। और जैसे ही वासु राम प्रसाद काका के पास जाने के लिए पलटा, काका वहाँ नहीं थे। फिर भी वासु भागकर उस पेड़ के पास गया और आसपास देखने लगा। उसने दूर नज़र मारी, लेकिन काका कहीं नज़र नहीं आए। वासु को अब अपने शक पर यकीन हो रहा था कि शायद उसने राम प्रसाद काका का आत्मा देखी है, लेकिन वासु इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए आत्मा भूत यह सब एक अंधविश्वास था। जब उसे 2 बार राम प्रसाद काका दिखाई दिए तो उसके पास अंधविश्वास करने का कोई बहाना नहीं था। वासु वापस लोगों की भीड़ के पास आ जाता है। शाम का समय हो गया था, जगह जगह लाइट जलने लगी थी। मेला लगभग शुरू ही हो चुका था। माला भूषण और वासु काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए यह लोग घर वापस लौट गए। खाना वगैरह खाया और लेटने चले गए। वासु के पैरों में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। माला और भूषण भी अच्छे खासे थके हुए थे। भूषण कहता है, यार मैं तो आज ही इतना थक गया, कल की रेस कैसे करूँगा। तभी कमला दादी दरवाजे से ही कहती हैं, दौड़ तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तुमने इसमें हिस्सा लिया है तो तुम पीछे नहीं हट सकते। इतना कहते हुए दादी अपने कमरे में चली गई। भूषण ने कहा, यार ये कितनी अजीब बात है। एक तो ज़बरदस्ती हमसे कहा गया कि हम दौड़ में भाग लें, और अब हमसे इस तरह से कहा जा रहा है जैसे हमने अपनी मर्ज़ी से दौड़ में भाग लिया। तभी माला ने कहा, वैसे तुमने अपनी मर्ज़ी से ही भाग लिया था। भूषण कहता है, हाँ, लेकिन खेल के लिए दादी ने ही बुलाया था, और दादी के कहने का लहजा देखा जैसे ज़बरदस्ती हमसे दौड़ करवाएंगे।
अरे भाई नहीं जीतना, हमें मेरे बस की बात तो नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। वासु कहता है दोस्तों मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये और कुछ है। माला कहती है मतलब, वासु कहता है मतलब मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है तुम्हें। वह खंडहर याद है मुझे, उस खंडहर में इस खेल का रहस्य लगता है। माला कहती है तो फिर तुमने क्या सोचा है? वासु कहता है अभी तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूँगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। भूषण कहता है यार माला तू जाकर सो जा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, वरना ये वासु यही फालतू की बातें करता रहेगा। माला भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वह दादी के पास सोने चली जाती है। उस रात वासु को नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो उसके शरीर में दर्द था, ऊपर से वह बार बार बस यही सोच जा रहा था, आखिर हमारे साथ कौन दौड़ रहा था? क्या कोई आत्माएं थीं जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी? वासु को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बारे में कैसे पता करे। फिर वह टॉर्च लेता है और उस खंडहर की तरफ चला जाता है। हालांकि उसे डर तो काफ़ी लग रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अकेला जाए, लेकिन फिर भी उसके जिज्ञासु मन ने उसे चलने पर मजबूर कर दिया। वह गांव के मंदिर की तरफ पहुंचा तो वहां उसे काफ़ी सारी लड़कियों की हंसी की आवाज़ आने लगी, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने मंदिर के चारों तरफ देखा। मंदिर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए अंदर किसी के होने का मतलब नहीं बनता था। मंदिर की सभी दीवारों पर बाहर की तरफ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वासु ने आवाज़ लगाई, हेलो, कौन है यहाँ, कोई है क्या? इतना सुनते ही वह आवाज़ अपने आप बंद हो गई। वासु ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वह आवाज़ वापस नहीं आई। फिर वासु खंडहर की तरफ बढ़ गया। उसे आज फिर वहाँ से चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आने लगी। वह जितना डर रहा था उतना ही जोश में था। वासु मन ही मन सोचता है कि आज तो पता लगा कर ही रहूँगा कि यहाँ कौन रहता है। वासु उन टूटे हुए ईंट पत्थरों के बीच चलता हुआ खंडहर के अंदर जाता है। चारों तरफ काई खाई हुई दीवारें थीं, छत आधी टूटी थीं, जगह जगह कूड़ा करकट या मिट्टी ही पड़ी थी। वासु खंडहर के और अंदर चला गया। तब उसे वहाँ ज़मीन पर कुछ बर्तन दिखाई दिए। वे कई वर्षों पुराने थे। वे सभी मिट्टी के बर्तन थे और उन पर काई जम चुकी थी। वहाँ एक मटका उल्टा रखा था। अचानक वह हलचल करने लगा और हिलने लगा। उस मटके ने वासु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही वासु ने मटका देखा, उसे लगा शायद इसके अंदर कोई चूहा होगा, जिस वजह से मटका हिल रहा है। इसीलिए वासु उस मटके को उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने वह मटका उठाया, देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। वह मटका वासु के हाथ में भी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और वासु को उसे संभालने में दिक्कत आ रही थी। वासु ने डर के मारे तुरंत मटका छोड़ दिया और ज़मीन पर गिरते ही वह मटका टूट गया। टूटते ही बहुत सारी खून की छींटें चारों तरफ फैल जाती है। वासु धीरे से चीखता है और जल्दी से उस कमरे से बाहर भागता है। वह कमरे से निकल भी नहीं पाता, उससे पहले ही बहुत सारे बाल वासु को खुद में लपेट लेते हैं और वापस कमरे के अंदर खींच लेते हैं। वह बाल किसी और के नहीं बल्कि एक लड़की के थे, और उसी लड़की के जिसे कल वासु ने घर के पीछे देखा था। वासु का मुंह भी उस लड़की के बालों में कैद हो चुका था। वासु को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वासु की आंखें फैलती जा रही थी। इतने में ही एक एक करके और लोगों की आत्माएं उस कमरे में आने लगीं कि तभी कोई ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ता हुआ उस खंडहर में दाखिल होता है। धीरे धीरे बालों की पकड़ कमज़ोर होती जाती है और वासु आज़ाद हो जाता है। वह बिना देरी किए उस खंडहर से बाहर निकलता है। वह पलट कर देखता है तो उसके सामने राम प्रसाद काका खड़े थे। वासु एकटक काका को देख रहा था। फिर वह हिम्मत करके आवाज़ लगाता है, काका काका। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर उसके करीब आते हैं। वासु डरते हुए कहता है, काका क्या तुम हो? तुम तो मर गए थे। काका कहते हैं, हाँ मैं मर गया था बेटा, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। वासु घबराते हुए पूछता है, लेकिन कैसे? मरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? काका कहते हैं, बिल्कुल रह सकता है। यदि उसकी इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। वासु पूछता है, आपकी कौन सी इच्छा अधूरी है? काका कहते हैं, इस खेल को ख़त्म करने की इच्छा, गांव की इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करने की इच्छा। वासु पूछता है, क्या आप उस फूटे पाँव के खेल के बारे में बात कर रहे हैं? इस पर काका सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, वह कोई खेल नहीं है, वह एक साजिश है। वह इन गांव वालों के पापों का परिणाम है, जिसमें यह लोग बाहर के लोगों को मारते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं।
वासु को समझ नहीं आया कि आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया था कि जिसका परिणाम यह खेल है। वासु कहता है, काका, क्या आप मुझे पूरी बात सही से बता सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इस खेल के बारे में कई लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। मुझे तो दादी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। काका ने बताया, तुम्हारी दादी भी स्वार्थी हैं क्या? तुम जानते हो इस खेल की असलियत क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से 25 साल पहले इस गांव में केवल दशहरा का मेला ही लगता था। ना उसमें कोई खेल होता था और कोई दौड़। लेकिन एक बार गांव के प्रधान ने लोगों के कहने पर खेल का आयोजन किया। वह यही खेल था जिसमें लोगों के पैरों पर रस्सियां बांधकर उन्हें दौड़ाया जाता था। उस समय प्रधान के कई दुश्मन थे जो इसी गांव में रहते थे। उसके कुछ दुश्मनों ने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को निशाना बनाया और इसके लिए उन्होंने चुना। खेल वाला दिन जब खेल में सभी लोग भाग ले रहे थे तो प्रधान की बेटी बिंदिया ने भी इस खेल में भाग लिया। सभी को उनकी रस्सियां दे दी गई थी ताकि उनके पैरों पर अच्छी तरह बांध दी जाए। लेकिन प्रधान के दुश्मन ने बिंदिया को ऐसी रस्सी दी जिनके बीच में कांच ढसे हुए थे। बेचारी बिंदिया इस बात से अनजान थी और जब वह उस रस्सी को बांध कर दौड़ में शामिल हुई तो उसके पैर कटने लगे। अपने पैरों के दर्द को कम करने के लिए वह अपने उंगलियों को मोड़ती तो कभी रुक चलती। उसके पैर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा पाया क्योंकि वह गांव से बाहर जा चुकी थी और तालाब पर पहुंचने वाली थी। रास्ते में खड़े एक दो लोगों का ध्यान उस पर गया भी और उन्होंने बिंदिया को रोका भी, लेकिन वो अपनी धुन में भागती रही। उनके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि बिंदिया के पैर में चोट लगी हुई है। बिंदिया ज़िद्दी लड़की थी और किसी भी हाल में दौड़ पूरी करना चाहती थी। भागते भागते बिंदिया थक चुकी थी। उसके पैर खून से सन गए थे। उसके पैरों में शायद ताकत नहीं बची थी, इसीलिए वह एक पत्थर से टकराई और उसका सिर भी एक पत्थर पर जाकर लगा, जिससे उसकी उसी पल मौत हो गई। जब गांव वालों को बिंदिया के बारे में खबर हुई तो सभी हैरानी से उसकी लाश को देखने पहुंचे। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि प्रधान जी के दुश्मनों ने उनकी बेटी के साथ यह सब किया है। प्रधान जी तो बहुत बुरी तरह टूट चुके थे, उनकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। बिंदिया उनकी इकलौती बेटी थी और वह उसे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी प्रधान जी अकेले ही रहते थे, ऐसे में उनका अकेला सहारा उनकी बेटी ही थी और अब वह भी इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाद से बिंदिया की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगी। आए दिन कभी किसी की लाश तालाब के पास मिलती तो कभी खुले मैदान में किसी के पैर मुड़े हुए होते तो किसी के पैर कटे हुए। बिंदिया की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक देवनाथ ने गांव वाले को यह उपाय बताया कि हर साल दशहरा के दिन यदि इस आत्मा को एक बलि छुड़ा दी जाए, यानी कि एक दौड़ फिर से लगाई जाए, तो यह गांव के लोगों को बख्श देगी। अब वह मर्ज़ी तुम्हारी है कि तुम गांव वाले उसमें शामिल हो या किसी और को शामिल करो। तब से गांव वाले अपने कभी किसी रिश्तेदार को या जानने वाले को यहाँ बुला लेते हैं और उन्हें दौड़ में शामिल करते हैं। हमेशा कोई ना कोई मरता ही है। मौत की खबर को दबा दिया जाता है। गांव वालों के स्वार्थ का नतीजा है जो आज भी यह खेल जिंदा है। अगर दशहरे वाले एक व्यक्ति की आत्मा को नहीं सौंपा गया तो वह आत्मा पूरे गांव पर अपनी कहर बरसा देगी। हर साल 2 परिवार अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलाते हैं और उन्हें दौड़ में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करते हैं। रिश्तेदार भी अपने लोगों की खुशी के लिए दौड़ में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोई भी अपनी ज़ुबान से यह नहीं कहता कि यह कोई खेल नहीं है, यह साजिश है। जब कोई मरता है तो सबको यही लगता है कि खेल है ही इतना ख़तरनाक, इसमें मौत की क्या परवाह करना। यह लोग अपने रिश्तेदारों को भी यही समझा देते हैं कि खेल में ऐसा हो ही जाता है। वासु कहता है, लेकिन यह तो गलत है ना। अपनी जान बचाने के लिए तुम किसी के घर वालों को क्यों मार रहे हो? काका कहते हैं, मेरा भी यही कहना था। मैंने जब इस बारे में आवाज़ उठाई तो लोगों ने मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। मैंने गुस्से में यहाँ तक कहा कि मैं पुलिस जाकर इस प्रथा के बारे में बताऊँगा, तो उन्होंने मुझे मारकर गांव के बाहर वाले पेड़ पर लटका दिया। यह सुनकर वासु हैरान रह जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आपकी मौत पैरालाइज से हुई है। काका कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं। उन्होंने ही मुझे मारा है, इसलिए मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। वासु पूछता है, काका क्या इस खेल को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम इस खेल को छोड़कर वापस अपने घर नहीं जा सकते? काका कहते हैं, नहीं, इस खेल को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। यह खेल के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए
तांत्रिक देवनाथ ने एकमात्र उपाय बताया था कि बिंदिया को वापस इस खेल में शामिल किया जाए और उसे हराया जाए। अगर वह हार जाती है तो वह खेल यहीं ख़त्म कर देगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह एक आत्मा है, वो हराया नहीं जा सकता। गांव के लोगों ने जब उसे खेल में शामिल करने की कोशिश की तो उल्टा उन्हीं की मौत हो गई। वासु कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा। काका कहते हैं, लेकिन इसमें ख़तरा हो सकता है। वासु कहता है, काका, किसी को तो मरना है ही, चाहे मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन मैं इस खेल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी हाथ में टॉर्च लिए कमला दादी उस खंडहर की गली की तरफ आती हैं। जब उनकी नज़र वांसु पर पड़ती है तो वह गुस्से में वांसु की तरफ तेज़ कदमों से चलने लगती है और वासु पर बरस पड़ती है। वासु को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कमला दादी बार बार यही कहती थी कि इस खंडहर की तरफ मत आया करो। वासु भी दादी को 4 बातें सुनाना चाहता था, लेकिन वह गुस्सा थूक देता है क्योंकि उसे अब असली जवाब उस आत्मा को देना था। उसने तय कर लिया था कि रावण दहन होने से पहले पहले वह उस आत्मा को नष्ट कर देगा। अगला दिन होता है। एक बार फिर गांव के मंदिर में आरती होती है और सभी लोग शामिल होते हैं। कुछ देर बाद खेल शुरू होता है। गांव के मुखिया आदेश देते हैं कि इस बार सभी को ज़मीन पर बैठकर दौड़ लगानी है और गांव के बाहर बने तालाब पर पहुंचना है। सभी लोग दौड़ में शामिल होते हैं और इत्तेफाक से इस बार माला हार जाती है। वासु को माला के लिए खुशी होती है क्योंकि वह इस खेल से बाहर हो चुकी थी। अब उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। हालांकि वह भूषण को भी इस दौड़ से बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। आज भूषण को भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे दौड़ में उसके अलावा और भी कोई है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर देता है। खेल ख़त्म होने के बाद सभी लोग मेले में लग जाते हैं, लेकिन वासु बाज़ार से कुछ और कांच लाता है। वह घर के पीछे सुनसान जंगल में अपने आप से रस्सियाँ बटोर होता है और उसमें कांच के बारीक टुकड़े डाल देता है। वासु उस रस्सी को छिपाकर रख देता है। अब दौड़ का केवल एक ही दिन बाकी था। उस आखिरी दिन में किसी एक व्यक्ति की जान जाना तय था। वासु पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर उस आत्मा को अपनी बातों में कैसे लाना है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। कुछ ही देर बाद सवेरा हो जाता है। उसके मन में डर भी था और एक उत्साह भी था। वहीं दूसरी ओर भूषण का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह आज दौड़ में भाग ले, लेकिन असली दौड़ आज ही थी। आज ही विजेता तय होना था। माला तो खेल से वैसे ही बाहर हो चुकी थी, इसीलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह भूषण से कहती है, भूषण, हिम्मत से काम लो, बस आज की ही तो बात है और मुझे यकीन है कि इस बार के विजेता तुम ही बनोगे। वासु बेचारा उस समय क्या बोलता। वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इस दौड़ में शामिल हो, लेकिन वह इस दौड़ से पीछे भी नहीं हट सकता था, वरना उसकी मौत पक्की थी। इसीलिए वह कुछ नहीं कहता। वह शांत था। वह बस खेल का इंतज़ार कर रहा था। जब वह खेल के बारे में सोचता तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता था। सब लोग चाय नाश्ता करने के बाद एक बार फिर मंदिर के पास इकट्ठे हुए और आरती हुई। उसके बाद गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि तीसरी दौड़ शुरू की जाए। इसमें सभी को अपने पैरों की अंगुलियों में रस्सियां बांधनी होगी। रस्सियां पूरी तरह से टाइट होनी चाहिए और कोई भी दौड़ बीच में नहीं छोड़ेगा। इस समय दौड़ में केवल 4 लोग ही शामिल थे। वासु, भूषण और 2 अन्य व्यक्ति माला लोगों की भीड़ में खड़ी थी। वासु ने माला को एक थैला दिया था। उस थैले में वह कांच से भरी हुई रस्सी मौजूद थी। वासु ने माला से कहा था कि इस थैली को मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। दौड़ शुरू हुई। यह लोग कुछ आगे ही बढ़े थे कि तभी वासु को एहसास होने लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ धकेलना चाह रहा है। शायद उसके साथ और भी आत्माएं थीं। रस्सियों से बंधी उंगलियों की वजह से दौड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। भूषण भागते हुए वासु से कहता है, यार सच में आज की दौड़ तो काफ़ी टफ है। वास शांत था। वह बस इंतज़ार में था कि कब उसे वह आत्मा दिखाई देगी, लेकिन उसे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। अचानक भूषण का पैर मुड़ा और वह मुंह के बल गिर गया। उसे गिरता देख वासु एकदम रुक गया। माला भी चीखी। भूषण देखते ही देखते भूषण के पैर पर कटने के निशान आने लगे। उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती उसकी उंगलियां मोड़ रहा है, और जैसे जैसे उसकी उंगलियां मुड़ रही थीं, भूषण ज़ोर से चीख रहा था, बचाओ मेरी उंगलियां। उसकी चीख पूरा गांव सुन रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। वासु भूषण को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भूषण के पैरों में तेज़ दर्द था। बार बार उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ रही थीं।
वासु को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह कहता है, भूषण क्या हो रहा है तुझे? लेकिन भूषण कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, वह बस दर्द से चीख रहा था। वासु की नज़र गांव वालों पर जाती है, उन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था उनके लिए यह आम बात है। वासु गुस्से में कहता है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? हमें भूषण को अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी गांव का मुखिया नाना आते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें इस दौड़ को पूरा करना होगा। तुम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम भूषण को छोड़ो और अपनी दौड़ को पूरा करो। वासु गुस्से में कहता है, आप पागल हो गए हैं। क्या मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या आपको उसकी हालत नहीं दिख रही? उसके पैर से खून निकल रहा है, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हमें इसे अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। माला भी भागती हुई भूषण के पास आ चुकी थी। नाना कहते हैं, तुम बात को समझो वासु। अगर तुम इस दौड़ को छोड़कर गए तो इस गांव पर प्रकोप बस जाएगा, प्रलय आ जाएगी। भूषण का बचना मुश्किल है। उसे छोड़ो और जाओ, दौड़ को पूरी करो। यही यहाँ की परंपरा है। वासु गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कोई परंपरा नहीं है। यह आप लोगों की साजिश है। यह आप लोगों का किया धरा है, जो यहाँ पर लोगों की मौत हो रही है। अपने सिर से बवाल काटने के लिए आप हम लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब यह नहीं होगा। यह खेल यही ख़त्म होगा। नाना कहते हैं, ज़िद मत करो, बेवकूफ़ वाली बातें मत करो। जितना कहता हूँ उतना करो। वासु कहता है, नहीं करूँगा। जो होगा देखा जाएगा। हम अकेले क्यों मरे? हमारी इसमें क्या गलती थी? बिंदिया को क्या हमने मारा था? आपके गांव वालों ने मारा था, उसकी गलती आप लोग भुगतो। हम क्यों भुगत? सभी गांव वाले बिल्कुल शांत थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। आंखों में खौफ था और शरीर पर पसीना। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से निकला और कहने लगा, बेटा, नाना की बात मान लो। क्यों सबको मारने के चक्कर में हो? ये आत्मा का खेल है। उसे हर साल एक बलि चाहिए होती है। वह इस बार भूषण को अपनाना चाहती है। तुम बात को समझो। अगर तुमने दौड़ बीच में ही रोक दी तो वह आत्मा तुम्हें भी मार देगी और हमें भी। यह उसका खेल है, उसके कुछ नियम हैं। वासु गुस्से में कहता है, आप लोग स्वार्थी हैं। अगर आपको बलि देनी ही है तो अपने गांव लोगों की दीजिए। बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हैं? और बाहर वाले लोगों से झूठ बोलते हो कि इस खेल में केवल बाहर के लोग ही भाग ले सकते हैं। वासु ने गुस्से से कमला दादी की तरफ देखा। दादी ने इस खेल के बारे में झूठी कहानी सुनाई थी। दादी ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। शायद वह शर्मिंदा थी। वासु ने कहा, इस गांव में मेरे दादा दादी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया और ना ही मुझे कभी दशहरे पर यहाँ बुलाया, क्योंकि वह मेरे अपने थे। आप लोग स्वार्थी हो। आप लोग बस कहते हो कि मैं आपका अपना हूँ, लेकिन आपने मुझे फंसाया, मेरे दोस्तों को फंसाया। क्या यही था आपका प्यार? मैंने तो सुना था कि गांव वालों के दिलों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन सब झूठ है। और आप लोगों ने राम प्रसाद का को भी मौत के घाट उतार दिया। आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? वासु के मुंह से यह सब सुनकर गांव वाले हैरान थे कि आखिर वासु को यह सारी सच्चाई का पता कैसे चला। इतने में ही भूषण और ज़ोर से चीखने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें पलट जाती हैं। वह अपना दम तोड़ देता है। उसके दोनों पांव पूरी तरह से मुड़ चुके थे, जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिए हों, और उसकी सांस रुक गई। माला ने तुरंत वासु से कहा, भूषण को क्या हुआ? वासु ने देखा कि अब भूषण ने सांस लेना बंद कर दिया है। वासु ने भूषण की हाथ की नस चेक की तो वह भी रुक चुकी थी। वासु की आंख से आंसू निकलने लगे। कुछ देर सिसकियां लेने के बाद वासु जोर से चिल्लाया, कहाँ है वह आत्मा जो लोगों की बलि लेती है और खुश होती है? यह खेल उसी की वजह से होता है। ना बुलाओ उसे। अगर उसमें हिम्मत है तो कहो उससे कि एक बार फिर से इस खेल में शामिल हो और जीत कर दिखाएं। उस दिन तो वह खुश थी ना, क्योंकि कटे पांव जीत चुकी थी, लेकिन ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जो वह जिंदा ही ना रह पाई। अगर हिम्मत है तो मरने के बाद इस दौड़ को जीत कर दिखाएं। बुलाओ, कहाँ है वह? वासु के ऐसा कहने पर गांव के लोग एकदम फुस फंसाने लगे। तभी सभी के कानों में चूड़ियों की तेज़ खनखन की आवाज़ ने लगी। सब लोग सहम गए और सड़क से पीछे की तरफ हट गए। तभी खंडहर की तरफ से चलती हुई एक लड़की लंगड़ा हुए आती है। उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वह बिंदियाँ थीं। वासु उसे गुस्से से देख रहा था। वह एक भयानक चेहरा लिए वासु के करीब आती है। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। वह बोली, मुझे बुला रहा है, खेल बीच में क्यों रोका है? वह आत्मभूषण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और वासु का खून खोल रहा था। वासु कुछ बोलने ही वाला था कि वह आत्मा बोली, मुझे इस खेल में शामिल करना चाहता है। तू क्या सोचता है? मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी। एक बात याद रखना, यह खेल मेरा है।
जब तक मैं नहीं चाहूँगी ये खेल ख़त्म नहीं होगा। अगले साल फिर मैं एक और बलि लूँगी, जैसे मैं मरी हूँ तड़प तड़प के ऐसे ही इन सबको मारती रहूँगी। वासु कहता है, तुम बस यही कर सकती हो, ये तो कोई भी आत्मा कर ले। अगर हिम्मत है तो वापस हम इंसानों की तरह दौड़ कर दिखाओ। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम फिर से इस दौड़ में भाग ले पाओ? क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था वह बहुत बड़ी घटना थी। तुम खुद को कहीं ना कहीं हारी हुई महसूस करती हो, क्योंकि तुम जीतने के बाद जिंदा नहीं थी। तुम अपनी जीत देख नहीं पाई थी, इसलिए वह जीत असली जीत नहीं थी। अगर अपने आप को साबित करना चाहती हो और विजेता मानती हो तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। अगर तुम जीत गई तो इस साल तुम्हें एक नहीं 2 बलि मिलेंगी। दूसरी बलि मैं खुद तुम्हें दूंगा। और अगर हार गई तो तुम्हें यह खेल छोड़ना होगा और इस गांव को आज़ाद करना होगा। यह सुनते ही माला कहती है, वासु ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वासु कहता है, नहीं माला, आज फैसला हो ही जाएगा कि क्या बिंदिया सच में विजेता थी या पैर कटने का उसका सिर्फ बहाना था। शायद वह असल में जीती ही नहीं थी। यह सुनकर बिंदिया की आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, ठीक है, मैं यह दौड़ करूंगी, लेकिन मुझे किसी का शरीर चाहिए। यह सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो वहां से भाग ही जाते हैं। तब वासु माला की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। माला को भी भूषण की मौत का दुख था, वह भी इस आत्मा को हराना चाहती थी। इसीलिए वह बिंदिया को अपना शरीर देने के लिए आगे आती है। बिंदियाँ माला के शरीर में घुस जाती हैं और माला की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। इसके बाद वासु थैले से अपनी बनाई हुई रस्सी निकालता है और अपने हाथों से बिंदिया के पैरों पर बांधता है। उसने रस्सी इस तरह से बांधी थी कि आसानी से खुल ना सके। वह यह सब कर तो रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा डर रहा था। साथ ही उसे माला के लिए डर था, क्योंकि कांच से माला के पैर जख्मी होने वाले थे। लेकिन यह सब वासु की मजबूरी थी। अब वासु और बिंदिया की दौड़ शुरू होती है। वासु और बिंदिया अच्छी खासी स्पीड में भाग रहे थे। अचानक बिंदिया के पैर बीच बीच में रुकने लगते हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि पैरों में कुछ चुभ रहा है। वह रुकती है। वासु भाग रहा था। वासु चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? बस थक गई, लगता है कमज़ोर खिलाड़ी हो। इतना कहकर वासु पूरी स्पीड के साथ भागता है। बिंदिया को भी गुस्सा आता है और वह भी बिना दर्द के परवाह किए भागती है, जैसे सालों पहले भागी थी। लेकिन वह तालाब तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में वासु कुछ पत्थर रख देता है ताकि बिंदियाँ गिर जाएं। वासु तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है और बिंदिया पत्थरों के पास तक ही आती है, लेकिन इस बार वह पत्थर देख लेती है। वह वहीं से देखती है कि वासु तालाब तक पहुंच चुका है और वह खुद हाथ चुकी है। वह वही बुत बनी खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वासु खुशी से कहता है, मैं जीत गया, अब तुम्हें वह करना होगा जो मैंने कहा था। बिंदिया को गुस्सा आता है और वह कहती है, तुमने मुझे फंसाया है। तुमने इस रस्सी में कांच लगाए थे ताकि मैं दर्द की वजह से ठीक से भाग ना पाऊँ। वासु कहता है, हाँ, मैंने ऐसा किया था। तुम्हें हराना ज़रूरी था, क्योंकि तुम्हारी वजह से यह गांव वाले हमें अपनी साजिश का शिकार बनाते हैं। हमारा तो इस गांव से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे असली मुजरिम तुम्हारे पिताजी के दुश्मन थे, ये गांव वाले नहीं। अगर तुम्हें असली विजेता बनना है तो तुम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर तुम लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारती रहोगी तो वह कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। असली विजेता वह नहीं होता जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने आप को विजेता, असली खिलाड़ी वही है जो हार कर भी जीते और तुम जीत कर भी हारी हुई हो। तभी तो तुम सबको मार रही हो, भले ही तुम मर गई थी, लेकिन विजेता तो तुम ही थी ना। तुम्हें किसी ने नहीं भुलाया था। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ इस खेल को अब ख़त्म कर दो। मैं जानता हूँ इस खेल को ख़त्म करने के बाद भी लोग तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम्हारी याद में यह खेल हमेशा चलेगा। लेकिन बिना बलि के बिंदियाँ चुप थी। वासु की बातें उसके मन पर लग रही थी। वह भी सोचती है कि सच में हर साल बलि लेकर उसे भला क्या मिलता है। लोग उसकी बुराई ही करते हैं, जबकि किसी ज़माने में उसकी तारीफ़ें की जाती थी। बिंदिया को एहसास होता है कि उसने अब तक बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है, इसलिए वह इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं शर्त को निभाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है रे घर को, जिसे लोग खंडहर कहते हैं, लोग वहां जाने से डरते हैं, उसे दोबारा से अच्छी तरह से बनाया जाए। उस घर को मेरे पिताजी ने बड़े ही प्यार से बनाया था। वासु कहता है, बिल्कुल, हम तुम्हारी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे। तुम इस गांव की बेटी थी और हमेशा रहोगी।
इतना कहने के बाद बिंदिया की आत्मा माला के शरीर से निकल जाती है और माला बेहोश हो जाती है। गांव के लोग वहीं मौजूद थे और यह सब देख रहे थे। सभी के आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह वासु का शुक्रिया अदा करें या उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि वह थे तो गुनहगार ही ना। माला को गिरता देख कमला दादी और गांव के कुछ लोग माला के पास आते हैं, लेकिन तभी वासु कहता है कोई नहीं आएगा, सब पीछे हट जाओ। सब लोग शांति से पीछे हट जाते हैं। वासु के मन में गांव वालों के लिए गुस्सा था। कमला की आंखों में भी आंसू थे। वासु भी रो रहा था क्योंकि उसने अपना दोस्त खोया था। वासु माला को उठाने की कोशिश करता है तो माला को होश आ जाता है। वह माला से कहता है, माला हम जीत गए, उस आत्मा ने इस खेल को ख़त्म कर दिया। माला के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वासु गांव के मुखिया नाना के पास जाता है और कहता है, नाना, आपने तो बिंदिया की इच्छा सुन ही ली होगी। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ आप यह काम ज़रूर करवा दीजिए और गांव को हमेशा के लिए इन सब चीज़ों से मुक्त कर दीजिए। शाम का समय हो रहा था। आज रावण दहन होना था। नाना ने हाथ जोड़कर वासु से माफ़ी मांगी। वासु बोला, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप भी अपने स्वार्थ के लिए रावण बन चुके थे। माफ़ी मांगनी है तो अपने दिल से मांगिए। चलिए, देर हो रही है, हमें रावण का दहन भी करना है। वासु माला को गोद में उठाकर एक वैद्य से उसकी मरहम पट्टी करवाता, क्योंकि पैर जख्मी हो चुके थे। इसके बाद सभी लोग गांव के मैदान में इकट्ठे होते हैं और पूरे रस्मों रिवाज के साथ रावण को जलाया जाता है। साथ ही उस खेल की बुराई को भी जला दिया जाता है जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई थी। आज सच में लग रहा था कि इंसान को अपने अंदर से बुराइयों को निकालना चाहिए और अपने जीवन से भी उस दिन सबको रावण दहन का मतलब समझ आया था। वासु ने अगले दिन ही भूषण का अंतिम संस्कार इस गांव में कर दिया और माला को लेकर वापस मुंबई आ गया। इस खेल में उसने अपना भाई जैसा भूषण खो दिया था। साथ ही अब लोगों पर विश्वास करने की उसकी प्रवृत्ति भी कम हो चुकी थी, क्योंकि उसने जिसे अपना माना उन्होंने वासु के साथ ही छल किया। तो साथियों, गांव की इस एक गलती की वजह से ही वह खूनी खेल चलता जा रहा था और अगर शायद वासु उस समय हिम्मत नहीं करता तो वासु की तो जाती ही जाती। साथ ही साथ उसकी मंगेतर माला भी शायद नहीं बच पाती। वैसे भी उसने भाई जैसे दोस्त को तो खो ही दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये खुशी भी थी कि आगे से उस गांव में अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। साथियों, बहुत सारे लोग मानते हैं कि गांव के अंदर आज भी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं या इसे अंधविश्वास का भी नाम दिया जाता है। अब देखिए, कई जगहों पर अंधविश्वास तो होता ही है, लेकिन हर बार हर चीज़ को हम अंधविश्वास कहकर नहीं टाल सकते, क्योंकि रहस्य इस दुनिया के बहुत ऐसे हैं जो हमारे समझ से परे हैं। और यहाँ पर भी जो वजह थी वह यही थी कि गांव वालों का अपना स्वार्थ था। उन्हें उस आत्मा से बचने का यही एक रास्ता दिखा, क्योंकि उन्हें अपनी जान तो देनी नहीं पड़ रही थी, बल्कि दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसना था। तो चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। मिलती हूँ फिर एक बड़ी स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।